नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पर हमले का आरोपी मुर्तजा आईएसआईएस के आतंकी और प्रोपोगेंडा एक्टिविस्ट मेहंदी मसूद के साथ संपर्क में था। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह बताया कि मुर्तजा से पूछताछ के बाद ये बात सामने आई है। अहमद मुर्तजा अब्बासी से बड़े राज खुलवाने में लगी हुई है प्रशासन की टीम। पूरी वही जांच एजेंसियों की पड़ताल के दौरान मुर्तजा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां जांच एजेंसियों ने माना है कि मुर्तजा आईएसआईएस के संपर्क में था। अब्बासी ने विदेशी सिम कार्ड भी खरीदा हुआ था। इसके जरिए आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के संपर्क में था मुर्तजा। वह विदेशी सिम कार्ड की मदद से आईएसआईएस के संपर्क में था। उसने नेपाल के रास्ते लाखों रुपया सीरिया भी भेजा था। उसने कई बार बताया जा रहा है कि नेपाल के जरिए सीरिया में लोगों के पास पैसे भी भेजे थे। इसकी शुरुआत उसने 2012 से 2015 के बीच की थी। बीते 1.5 साल के दौरान वह करीब 8 लाख रुपए नेपाली बैंकों के जरिए सीरिया भेज चुका है। मुर्तजा मुंबई में बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही आतंकी संगठनों के संपर्क में आ गया था। वह यमन मूल के अमेरिकी इमाम अनवर नासिर अवलाकी से भी प्रभावित है। तो यूपी एटीएस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां आरोपी मुर्तजा के आईएसआईएस से भी तार जुड़े हैं। लगातार इस पूरे मामले पर नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार आगे भी पूछताछ फिलहाल जारी है। इस पूरे मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो यूपी एटीएस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां आरोपी मुर्तजा के आईएसआईएस से तार जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है एडीजी प्रशांत कुमार द्वारा ये जानकारी मिल रही है। मुर्तजा मामले में ये बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है। गोरखनाथ मंदिर हमले में मुख्य आरोपी मुर्तजा के खिलाफ ये बड़ा खुलासा जो है वो किया गया है। दो 2022 को अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी ने श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर गोरखपुर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस संबंध में थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद में धारा यूएपीए के विभिन्न सेक्शनों की बढ़ोतरी की गई। उपरोक्त अभियोग की विवेचना दिनांक 5/4/22 को यूपी एटीएस के द्वारा ग्रहण की गई। यूपी एटीएस द्वारा अभियुक्त मुर्तजा से विस्तृत पूछताछ की गई तथा अभियुक्त के निशानदेही पे बरामद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डाटा विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे जीमेल, ट्विटर, फेसबुक आदि का भी विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न बैंक खातों, ई वॉलेट के वित्तीय लेन देन का भी विश्लेषण किया गया। यूपी एटीएस की अब तक की गहन विवेचना एवं विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों से अभियुक्त मुर्तजा के संबंध में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। उक्त अभियुक्त वर्ष 2014 में बेंगलोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआईएस प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहंदी मसरूर विश्वास से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से संपर्क में था। अभियुक्त विभिन्न आतंकी संगठनों के रेडिकल प्रीचर तथा आईएसआईएस के संबंधित आतंकी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जिहादी साहित्य एवं ऑडियो व वीडियो से पूर्णतया प्रभावित था। अभियुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट के समक्ष वर्ष 2013 में संसारुल तौहीद की बैयत उर्फ शपथ ली थी तथा वर्ष 2014 में
इस संगठन का विलय आईएसआईएस में हो गया था। तदुपरांत अभियुक्त द्वारा 2020 में आईएसआईएस संगठन की पुनः शपथ ली गई। अभियुक्त द्वारा अपने बैंक खातों के माध्यम से लगभग 8.5 लाख भारतीय रुपये यूरोप और अमेरिका के अलग अलग देशों में आईएसआईएस संगठन के समर्थकों के माध्यम से उक्त संगठन की आतंकवादी गतिविधियों के सहयोग के लिए भेजा गया। अभियुक्त द्वारा आतंकवादी घटना कार्य करने के उद्देश्य से इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न आग्नेयास्त्रों जैसे AK-47 राइफल, M4 कार्बाइन, मिसाइल टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित आलेखों एवं वीडियो को देखा तथा पढ़ा गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा एयर राइफल से पिस्टल की प्रैक्टिस की गई, जिससे असली हथियार मिलने पर उक्त उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। अभियुक्त द्वारा आईएसआईएस की आतंकी विचारधारा के क्रम में अपने आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए लोन वोल्फ अटैक शैली में श्री गोरक्षनाथ मंदिर के दक्षिणी गेट पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर बांके से जानलेवा हमला किया गया और सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की राइफल को छीनने का प्रयास किया गया। अभियुक्त की मूल योजना सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर बांके से हमला। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ था, इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो यूपी एटीएस टीम जो है वो लगातार मुर्तजा से पूछताछ कर रही है और कई बड़े खुलासे कर रही है। फिलहाल जो अपडेट मिल पा रहा है उसमें एक खबर सामने आई है कि मुर्तजा के आईएसआईएस से भी तार जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल कनका जी, आपको बताना चाहूंगी आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लेकर यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा आज आईएसआईएस से तुड़े हुए जाल निकले हुए। आपको बताना चाहूंगा गोरखपुर मंदिर हमला में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुर्तजा आईएसआईएस के से तार जुड़े हुए हैं। उससे पूछताछ में ये भी बात सामने आई कि आरोपी मुर्तजा को लेकर यूपी पुलिस ने ये जानकारी ली कि गोरखपुर मंदिर हमले में यूपी पुलिस ने जांच जैसे जैसे आगे बढ़ाई उसमें कुछ रोजाना कुछ ना कुछ अपडेट होता रहा। इस मामले में नए खुलासे सामने आए। इस मामले में आपको ताजा खुलासे बताना चाहूंगा कि आरोपी मुर्तजा अब्बासी जो है वो आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहंदी मशरूर विश्वास से संपर्क में था। इस बात का खुलासा यूपी के एडीजी ला प्रशांत कुमार ने किया है और प्रशांत कुमार बताते हैं कि अब्बासी ने 2013 अंसार उर तौहीद आतंकी संगठन की बैयत शपथ ली थी, जिसका एक साल यानी 2014 में आईएसआईएस में विलय हो गया था, जिसको देखते हुए एडीजी के मुताबिक आरोपी का प्लान गोरखपुर मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर बांके से हमला कर उनके हथियार छीनकर बड़ी घटना को अंजाम देना था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से ऐसा नहीं हो पाया। प्रशांत कुमार जी बताते हैं कि अहमद मुर्तजा अब्बासी ने आतंकी घटना के लिए इंटरनेट के AK-47 कार्बाइन और मिसाइल टेक्नोलॉजी आदि के संबंधित वीडियो देखे थे। इसके अलावा फायरिंग के लिए भी मुर्तजा ने प्रैक्टिस की थी। मुर्तजा से पूछताछ में मिली चौंकाने वाली जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि यूपी के कई जिलों में नेटवर्क थे, जिसको खंगालने के बाद ये जानकारी यूपी एडीजी ला प्रशांत कुमार ने बताया कि मुर्तजा से पूछताछ के बाद सामने आया कि जिस तरह से आईएसआई से एक्टिविस्ट से संपर्क में होने के सबूत सामने आ रहे थे, वहीं सोशल मीडिया के जरिए लगातार विदेशों में उसके बैठे आतंकियों से समर्थकों के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि आरोपी आतंकी विचारधारा को बढ़ाने व जिहादी साहित्य के प्रभावित था। वहीं कहा जा रहा है कि आरोपी ने अपने बैंक खातों के करीब 8.5 लाख रुपए यूरोप अमेरिका के देशों में आईएसआईएस के समर्थकों को भेजे थे, जिसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरी पड़ताल की गई। वहीं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि लगातार नेपाल से जिस तरह से उसने ट्रांजैक्शन किए थे, जिसकी खाका तैयार किया गया था, पहले यूपी पुलिस और एटीएस ने इसमें कहीं ना कहीं चीजें सामने लाई थी और वो खुल के सामने भी आई थी। और जो इसके बाद से जो करेंसी मिली थी, जो सिम मिले थे, काफी बहुत ही महंगे सिम मिले थे, लैपटॉप जो मिला था, उसको देखा जाता उन सबसे कहीं ना कहीं चीजें निकल के आई हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2013 से ही यह आतंकी संगठन से जुड़ गया था और उसका आज इन्होंने प्रशांत कुमार एडीजी ला जो है उन्होंने इसका खुलासा किया है और साफ तौर पर कहा है कि 2014 में ही ये प्लानिंग बनाई गई थी और जो गोरखपुर में हमला होने में कहीं ना कहीं ये पहले से ही सारी प्लानिंग थी। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर है, जहां वह सुबह प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 1 महीने से ज्यादा का समय पूरा कर लिया है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच राज्य में आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में वो लगातार जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर के बाद ब्रजेश पाठक अब वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की व्यवस्था परखने पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि इस बार वो खुद ही गाड़ी चला करके जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर इमरजेंसी और मरीजों के इलाज की सुविधाओं की हकीकत का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल परिसर में घूमते रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। जैसे ही लोगों ने उन्हें पहचाना तो हड़कंप मच गया। ब्रजेश पाठक ने ऑक्सीजन प्लांट, मरीजों की जांच और इलाज की व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने जब अस्पताल के एक्सरे रूम को देखने की बात कही तो पता चला कि कमरा बंद है। 10 मिनट तक वो चाबी के आने का ही इंतजार करते रहे और जब चाबी नहीं मिली तो नाराज होकर के वहां से वापस लौट गए। वहीं ट्रॉमा सेंटर में मरीजों से बात करते हुए 2 साल से ही बंद पड़े ओपीडी के बंद होने पर नाराजगी भी जताई है। डिजिटल एक्सरे कक्ष में ताला बंद होने पर सीएमएस को कड़ी फटकार भी लगाई गई। अस्पताल परिसर में वार्ड से लेकर के अन्य जगहों पर गंदगी देखने के बाद ब्रजेश पाठक ने सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई है। तो यानी कि बात करें तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद गाड़ी चला करके, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वे औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अगर बात करें तो काफी ज्यादा कमियां जो हैं वो ब्रजेश पाठक को देखने को मिली, जिसके चलते वो काफी ज्यादा नाराज भी नजर आए। आप देख सकते हैं कि काउंटर पर वे खड़े हुए और वहां से रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद उन्होंने अंदर एंट्री करी। हालांकि किसी को भी भनक नहीं लगी कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को मिली, एकदम से हड़कंप मच गया। वहीं बात करें तो औचक निरीक्षण के दौरान तमाम कमियां हैं जो ब्रजेश पाठक को देखने को मिली। इसके साथ ही वहां पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में जो भी लोग वहां पर जिम्मेदार लोग जो मौजूद थे उनको कड़ी फटकार भी लगाई। सीतापुर में डीएमएसपी ने आज जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान डीएमएसपी ने पुलिस बल के साथ जिला कारागार की सभी बैरकों की जांच पड़ताल की। इस दौरान डीएमएसपी ने आजम खां की बैरक की भी जांच पड़ताल की और बारीकी से सारी चीजें वहां पर खंगाली। निरीक्षण के दौरान जेल में बंद सभी कैदियों से जेल में मिलने वाली सुविधाओं को भी डीएम और एसपी ने बारीकी से जांच पड़ताल की और कैदियों से बातचीत भी की गई। जेल में तकरीबन 1 घंटे तक चली इस छानबीन के बाद डीएमएसपी को जेल के अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। तो सीतापुर से मामला आपको बता रहे हैं, जहां डीएम और एसपी ने आजम खां की बैरक भी कंगाली है। चूंकि पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो आजम खां से तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, तो कोई उनको चिट्ठी पहुंचा रहा है, पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रहा है। ऐसे में सीतापुर में अगर हम बात करें तो सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते डीएम और एसपी ने आजम खां की बैरक खंगाली। लेकिन वही बात की जाए तो कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी चीज वहां पर बरामद नहीं हुई है। साथ ही कैदियों से बात कर उन्होंने जेल का हालचाल भी जाना कि वहां पर जो सुविधाएं कैदियों को मिलनी चाहिए, खाने पीने से लेकर के सभी चीजों के बारे में उन्होंने जाना।
यूपी के सहारनपुर में बात करें तो मोक्षातन योग संस्थान के 39वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने योग की कई परिभाषाएं बताई और योग करने की महत्वता पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रही। इस समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य वक्ता के तौर पर वहां पर पहुंचे थे। यहां पर मोहन भागवत ने कहा कि योग का मतलब है झुकना, कलाकार कला की साधना और साथी करते हुए परम तत्व तक पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य के अस्तित्व का सूत्र एक है, इसे जो समझ लेता है उसे उसका कोई शत्रु नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता। ऐसा जीवन जीकर दिखाना हमारा दायित्व है। दुख मुक्त होने के बाद हमें दुनिया को दुख मुक्त करना होगा। समारोह के दौरान मोहन भागवत ने योग के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। उनके साथ ही बता दें तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही और इस कार्यक्रम में बात करें तो योग के बारे में काफी ज्यादा खास तौर पर ध्यान दिया गया। योग की महत्वता जो है उसके बारे में जानकारी दी कि योग करने से क्या कुछ फायदे जो हैं वो होंगे। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कार सवार युवकों ने टोल मांगने पर टोल कर्मचारी की पिटाई कर दी। मामला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लगी टोल बूथ का है, जहां टोल प्लाजा कर्मचारी ने कार सवार युवकों से टोल टैक्स के पैसे मांगे तो कार सवारों ने उसके साथ बदतमीजी करते हुए टोल बूथ में घुस करके उसके साथ जमकर मारपीट की। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से टोल बूथ पर ये जो बदमाश हैं वो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि टोल मांगने पर दबंगों ने आतंक मचा दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से युवक के साथ मारपीट की जा रही है। टोल कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। टोल बूथ के अंदर घुस करके जमकर पिटाई की गई है और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक पीड़ित को पीटते हुए लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। बदमाशों द्वारा काफी ज्यादा जो मारपीट है वो टोल कर्मचारी के साथ की गई। इस पूरे मामले पर आगे जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। सहारनपुर में दिल्ली रेलवे बोर्ड के सचिव को ईमेल पर शताब्दी एक्सप्रेस सहित सहारनपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की सूचना देने वाले आरोपी अंश शर्मा को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ईमेल 25 अप्रैल को किया गया था और आरोपी ने अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने और मस्ती करने के लिए किया था। हालांकि पुलिस की जांच में किसी भी आतंकी साजिश होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं जीआरपी पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली रेलवे बोर्ड के सचिव को ईमेल पर गलत सूचना देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने रेलवे और पुलिस को गुमराह किया था, जिसकी जांच के लिए एक टीम का गठन भी किया गया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है, जिस दौरान बदमाश घायल हो गया। दरअसल रात में बदमाश कार से सवार होकर के जा रहा था, जिस दौरान पुलिस ने बदमाश की कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने कार को नहीं रोका, जिसके बाद कार आगे जाकर के पेड़ से टकरा गई। घटनास्थल से बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इस दौरान बदमाश घायल हो गया। पुलिस को मौके पर कार से अवैध तमंचा,
कार और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि आरोपी पर पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।